ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमने जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लंग्स की जो है वो नमूनिया पढ़ना है, ठीक है। तो तीन ही डिजीज़ हैं इसमें मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो इन्वॉल्व कर रही हैं। उसमें एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट लेरिंजियोट्रैकियाइटिस और ब्रोंकोलाइटिस है, ठीक है। ये इनका कंपैरिजन लिखा हुआ है आपके सामने। इसमें वन बाय वन इसको जो है वो पढ़ते जाते हैं, ठीक है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस मेनली जो है इसकी etiology है जो वो बैक्टीरियल है। इसमें एच इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन, देन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड एस ऑरियस, स्टेफ ऑरियस, ठीक है। मीन एज जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट की वो 2 to 5 years है, 2 to 5 years है, ठीक है। फीवर होता है इसमें 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ड्रूलिंग होती है। ड्रूलिंग क्यों हो रही होती है? क्योंकि जो एपिग्लॉटिस है आपका वो इन्फ्लेम्ड हुआ हुआ है, तो जो सिक्रीशंस है वो अंदर जाने के बजाय, स्वॉलिंग होने के बजाय उनकी वो बाहर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। ड्रोलिंग होगी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो हो गई। स्ट्राइडर होगा। कफ जो है इसमें रेयर है। आगे जो हम डिजीज़ पढ़ेंगे क्रॉप जो है एक्यूट ट्रैकियो उसमें जो है वो कॉमन है ये। और बेसिकली इसमें मसला क्या है कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, जब एपिग्लोटाइटिस होगा, एपिग्लोटिस जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज, स्वेलिंग हो जाएगी उसमें, तो वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा और डेथ हो जाएगी पेशेंट की। तो इन्वेस्टिगेशन इसमें ऑलमोस्ट तीनों में जो है वो सेम ही है। आपने लेरिंजियोस्कोपी करोगे, ठीक है। वो आप इनडायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी जिस तरह ईएनटी में करते थे वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी भी स्कोप के थ्रू वो आप कर सकते हो। उसमें आपको क्या नज़र आएगा? एपिग्लोटिस आपका इन्फ्लेम्ड होगा, सेम सामने आपको विजुलाइज हो जाएगा वो। सीबीसी करवाओगे तो ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ठीक है। टीएलसी काउंट विल बी रेज्ड। एक्सरे पे थंब प्रिंट साइन, ठीक है। कौन सा एक्सरे व्यू करवाना है आपने? एक्सरे नेक लेटरल व्यू करवाएंगे तो उस पर थंब प्रिंटिंग साइन होगा। थंब प्रिंटिंग साइन में क्या होता है? लाइक ये आपको देख के ही पता लगेगा। जिस तरह थंब होता है ना, उल्टा थंब प्रिंट होता है ऐसे, उस तरह का साइन एक बना हुआ होता है। तो वो भी हम देखते हैं, गूगल से देख लेंगे। तो मैनेजमेंट इसकी जो है, इसको आपने एज अ इमरजेंसी ट्रीट करना है, क्योंकि आपने देखा है इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे एंड लीडिंग टू डेथ है। तो इस वजह से ट्रीट करना है इसको एज एन एमरजेंसी। मैनेजमेंट क्या है? एयरवे आपने तकरीबन इन तीनों डिजीज़ में जो हैं, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट ट्रैक्योलेरिंजाइटिस या लेरिंजोट्रैकियाइटिस, और वो जो थर्ड कौन सी है, ब्रोंकियोलाइटिस, इसमें आपने एयरवे तो मेंटेन करना ही करना है। एयरवे इंट्यूबेशन कर सकते हो आप, लेरिंजियल मास्क एयरवे होती है, या वो दूसरा मास्क सिर्फ जो है वो सिंपल, उसके साथ ऑक्सीजन आप जो है इनहेल करा सकते हो, ऑक्सीजन मास्क, ठीक है। नेजोट्रैकियल ट्यूब, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स दिया आपने। अब ये थी मेनली बैक्टीरियल। इसमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुए थे? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऊपर देख लो। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो स्टेफ ऑरियस, नीमोकोकस एंड स्टेपायोजीन्स, ये इन्वॉल्व हुए थे। तो इनके लिए आपने देनी है एंटीबायोटिक। सेफ्ट्राक्सोन दे सकते हैं आप, वो काम नहीं करी तो मेरोपेनम दे सकते हैं, ठीक है, 7 to 10 days के लिए। हम्म, ठीक हो गया। अभी जो अगली हम दोनों डिजीज़ पढ़ेंगे उसमें जो है वो मेनली एटियोलॉजी जो है वो वायरल है, तो उसमें आपने एंटीबायोटिक्स एज सच उनका कोई ख़ास रोल नहीं है। अगर इन्फेक्शन हो जाए सेकेंडरीली, आपको लग रहा हो कि बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो गया या सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, देन आपने एंटीबायोटिक्स ऐड करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। अदर चिल्ड्रन एट होम के लिए आपने जो है वो राइफेम्पिन प्रोफिलैक्सिस यूज़ कर सकते हैं। प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट है ये, ठीक है। तो सिंपल सी डिजीज़ है। इसमें आपके पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ होगा बच्चा, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा का सिम्टम हो सकता है, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर का हो सकता है, बताया उन्होंने। एक्सरे पे तो नहीं, बाकी फाइंडिंग्स तो आपने खुद ही करनी होगी।
तो ये ट्रीटमेंट है सिंपल, आपने एयरवे उसकी मेंटेन करनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है 7 to 10 डेज के लिए, और बस, और एडमिट एडमिट करना है इसको क्योंकि इमरजेंसी है। नेक्स्ट इज एक्यूट लेरिंजियोट्रैकियाइटिस, मेनली अ वायरल डिजीज, पहले बात की है। पैरा इन्फ्लुएंजा इज़ द मोस्ट कॉमन। ब्रोंकियोलाइटिस की हम बात करेंगे, वो भी वायरल डिजीज़ है, उधर रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस इज़ द मोस्ट कॉमन। या आपने मोस्ट कॉमन याद करने हैं, या आपके एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, इधर एच एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, इधर पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है। बच्चों में 3 months to 5 years एज है। एज से आपको याद भी नहीं रहेगी ये, लेकिन वैसे थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट हो जाता है। दूसरा, वायरल जो है वो विंटर में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, पता ही है तो आपको। प्लस इसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है वायरल डिजीज़ में, क्योंकि स्प्रेड करेंगी जल्दी। तो किसी बड़े को जो है वो पहले इन्फेक्शन होगा, हो सकता है इसकी हिस्ट्री हो। लो ऑनसेट फीवर होगा, उसमें हाई फीवर था इसमें, और इसमें इसमें लो होगा एक्यूट लेरिंजियोट्रैकियाइटिस में, क्रोप में, और ब्रोंकियोलाइटिस में मॉडरेट फीवर होगा। स्ट्राइडर जिस तरह मतलब वो हुआ हुआ है ना, ब्लॉकेज हुई हुई है एक तरह से एयरवे की, तो उसकी वजह से वीजिंग साउंड आएगी, इंस्पायरेटरी वीजिंग। ठीक है, अब ये इसका होता है, ऊपर वाला एयरवे ब्लॉक हो तो और तरह की इंस्पायरेशन पे साउंड आती है, नीचे वाला हो तो एक्सपायरेटरी आती है, और दोनों में भी आती है। पता नहीं, अब मुझे वो सही तरह से क्लासिफिकेशन तो नहीं याद, पर आपको इस तरह याद करना है। इंस्पायरेटरी वीजिंग एक्यूट लेरिंजियोट्रैकियाइटिस में, एंड एक्सपायरेटरी वीजिंग इन ब्रोंकियोलाइटिस, एंड इसमें स्ट्राइडर एपिग्लोटाइटिस में। आपने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इनमें भी होगा, दोनों में। ठीक है, अम, वो जो सेचुरेशन होती है वो इनमें भी ड्रॉप करेगी, उसमें भी ड्रॉप करेगी। ठीक है, लेकिन हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी हो सकती है इसमें। लेरिंक्स और ट्रैकिया हुआ हुआ है ना, तो लेरिंक्स जो है वो वॉइस बॉक्स है, तो उसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो चेंज इन वॉइस भी हो सकता है, और या आया हुआ होता है चेंज इन वॉइस। अच्छा, उसमें एपिग्लोटाइटिस में कोई कफ इतनी उसका स्ट्राइकिंग फीचर नहीं था। एक्यूट लेरिंजियोट्रैकियाइटिस का जो है ना, बार्किंग कफ जो है वो एक तरह से इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। ठीक है, बाकी राइनाइटिस लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, टेकिपनिया होगा, इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग्ड होगी, और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो आपने क्या करना है, वही आपने करवाना है। लेरिंजियोस्कोपी कराओगे तो आपको लेरिंग्स और ट्रैकिया वो नज़र आ जाएगा इन्फ्लेम्ड। ठीक है, सीबीसी करवाओगे तो उसके ऊपर कोई फाइंडिंग्स नहीं होगी। रेस्पिरेटरी ये वो है, वायरल डिजीज़ है, तो इसके अंदर सीबीसी पे जो है वो कोई ख़ास फाइंडिंग नहीं है। एक्सरे लेटरल व्यू नेक, एक्सरे नेक लेटरल व्यू करवाओगे तो स्टीपल साइन, स्टीपल साइन जो है वो आपके पास एंटीरियर व्यू एपीएन ये नेक। एपी है। हाँ जी, स्टीपल एपी पर आएगा। लेटरली लिखा हुआ है बुक में तो। है दैट्स बुक वियर्ड। में तो लेटरली लिखा हुआ है। बुक में लेटरली लेटरली लिखा है यार, देख लेना। अच्छा चलो देख लेते हैं अभी, हाँ ताकि चलो बुक में तो कंफ्यूजन दूर हो लेटरली जाए। लिखा हुआ है। गूगल करते हैं, गूगल। ये ना जो लिखे होते हैं ना, अगर आपको ना पता हो स्टीपल क्या है, थंबप्रिंट कैसे होगा, तो आप बस गूगल इमेजेस पे जाओ और लिख दो, 100 इमेजेस आ जाएंगे आपके पास। लेटरल पे थंब साइन है, और एंटीरियो पोस्टीरियर है ना ये, इसका बस स्टीपल है। परवेज अकबर साहब ने गलती की हुई है शायद। बुक में लेटरल लिखा हुआ है। हाँ, तो उसमें करेक्ट कर लो। ये देखो, ये वाला स्टीपल साइन है, नज़र आ रही है? ये छोटा है बहुत। एक तो कोई आंसर करने की जहमत ही नहीं फरमाते, पता ही नहीं लगता। ठीक है, आ रहा है इधर। चलो फिर खुद देख लेना।
ये स्टीपल थोड़ी सी ज़्यादा वो होगी है, लेकिन समथिंग इसी तरह का होता है। हाँ, इसको करेक्ट कर लो, एपी व्यू है, सही है हसन, थैंक्स। आगे और क्या रह गया, एबीजीज, उस पर हाइपोक्सीमिया होगा बस, और क्या होना। मैनेजमेंट क्या करनी है आपने, वही एयरवे वाली उसी तरह करनी है आपने, प्लस इसमें आपने मिस्ट थेरेपी देनी है वेपराइजर के थ्रू या नेबुलाइजर के थ्रू, ठीक है। मतलब ह्यूमिडिफाइड एक तरह से, आप उसको इंस्पायरेटरी जो दोगे, ऑक्सीजन दे रहे हो, या ह्यूमिडिफाइड होनी चाहिए वो। रेसिमिक एपिनेफ्रिन नेबुलाइज्ड, ये आप दे सकते हो, ये मिक्सचर होता है किसमें, इसकी आपको वो याद करने की जरूरत तो नहीं है कंपोजिशन, लेकिन बस रेसिमिक एपिनेफ्रिन। डेक्सामेथासोन, ठीक है, रेस्पायर वो वायरल डिजीजेज में अक्सर ही देखा होगा आपने कि इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं। अभी जो आई हुई है कोरोना, इसमें भी जो है वो डेक्सा का रोल था थोड़ा बहुत, एंड पे जाके वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें डेक्सामेथासोन खैर IM आपने दे देनी है। एंटीबायोटिक्स कोई ख़ास रोल नहीं है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो आपने देनी है, ठीक है। क्या चीज़ नहीं देनी, ये आ सकती है आपके MCQs में, सिडेटिव्स नहीं देने, ठीक है। असल में कफ जब बच्चों को हो रही होती है तो उनको, या बच्चे वैसे रो भी रहे होते हैं तो कुछ माएँ उनको दे देती हैं कफ सिरप, क्योंकि उससे नींद आती है, ठीक है। तो वो सेडेटिव्स वाले जो है ना वो नहीं देने, एक्सपेक्टोरेंट्स जो मतलब निकालते हैं इसको, क्या कहते हैं यार, खैर एक्सपेक्टोरेंट्स भी नहीं देने आपने, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर्स का इतना कोई ख़ास रोल नहीं है, और एंटीहिस्टामीन्स का भी कोई ख़ास रोल नहीं है। एंटीहिस्टामीन्स आपकी उसमें एलर्जिक अगर हो कुछ, तो उसमें पता है आपको कि एंटीहिस्टामीन्स का रोल होता है, इधर कोई इसका खास रोल नहीं है, वायरल इटियोलॉजी है। ब्रोंकियोलाइटिस वायरल है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की बात हो गई है। ये 2 ईयर्स से कम के बच्चों में होता है, विंटर्स में होता है, फैमिली हिस्ट्री इसमें भी पॉजिटिव होती है, बॉयज़ में ज़्यादा होता है। एक्यूट लेरेंजियोट्रैकिटिस भी बॉयज़ में ज़्यादा होता है। अच्छा, कफ इसमें भी होगी, फीडिंग डिफ़िकल्टी, इरिटेबल चाइल्ड, टेकिपनिया उसी तरह होगा, रिट्रैक्शंस, फ्लेयरिंग ऑफ ये एलानिज़ाइड जो होते हैं ये, और एक्सपायरेटरी वीजिंग होगी, ये चेंज हो गया अब, ठीक है। इंस्पायरेटरी वीजिंग था लेरिंजियोट्रैकियाइटिस में। लंग इज हाइपर रेजोनेंट, ये क्यों होता है, इसमें ना वो वही वाला चक्कर होता है, हाइपर इन्फ्लेटेड टाइप का लंग हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो हाइपर रेजोनेंट हो जाता है, सही है। और मेरे ख्याल से इसमें फाइंडिंग जो सिनेरियो आया था उसमें लिवर भी इसमें पॉल्पेबल था, कुछ इस तरह का, याद है किसी को अगर किसी ने पढ़ा है? अच्छा, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, इसी का सिनेरियो था शायद वो। खैर, ब्रेथ साउंड जो है वो डिक्रीज हुई भी होती हैं। अगर सीवियर ब्रोंकोलाइटिस हो जाए, इसको ब्रोंकोलाइटिस ऑब्लिटरेंस कहते हैं, उसमें ब्रेथ साउंड्स जो है वो उसकी डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगी। CBC नॉर्मल क्योंकि वायरल है। चेस्ट एक्सरे पे हाइपर रेजोनेंट, हाइपर ल्यूसेंट, हाइपर ल्यूसेंट होगा, AP डायमीटर इज इंक्रीज होगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है ना, ज़्यादा इन्फ्लेट हुए हैं, और वास्कुलर मार्किंग्स विल बी प्रोमिनेंट। वायरल एंटीबॉडी टाइटर्स करवा सकते हो आप, वो इंक्रीज होंगे, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द जो भी रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है या अदर वायरसेस हैं इन्वॉल्व इसमें। मैनेजमेंट क्या है, सेम है फिर, ठीक है, बट इसमें ब्रोंकोडाइलेटर्स भी ऐड हो गए हैं, ठीक है, सक्शनिंग ऐड हुई है, प्रॉप ऑफ पोजिशन ऐड हुई है। एंटीवायरल रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के लिए थोड़ा बहुत रोल है राइबावेरिन का, और हीलियम एंड ऑक्सीजन का एक मिक्सचर होता है, हीलियोक्स पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन, आप हीलियम एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर दे के पॉजिटिव प्रेशर के ऊपर उसको रेस्पिरेशन करा सकते हैं। बाकी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इसी तरह होगा, एयरवे मैनेजमेंट इसी तरह होगी, ठीक है। तो इन समरी क्या क्या है आपको डिफरेंशिएशन के लिए आ सकता है, एक्सरे फाइंडिंग तो आती नहीं है वैसे, लेकिन ये ब्रोंकियोलाइटिस की आ सकती है कि हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है, हाइपर रेजोनेंट ऑन परकशन है, लिवर जो है वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, एंड लिवर और स्प्लीन एक्सपायरेट, दोनों पॉसिबल होते हैं यस, लिवर एंड स्प्लीन ब्रोंकियोलाइटिस। दोनों पाल्पेबल होते हैं, यस, एंड हाइपर एक्सपायरेट। रेजोनेंट, हम्म, वही ना, हाइपर रेजोनेंट होगा तो फिर वही डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, तो इसकी हाँ, वजह नीचे से की मैं तरफ पुश कर देगा उसको, ठीक है। तो ये आपका बड़े आसानी से हो जाएगा अगर आपने तीनों को सोचा हुआ है। और अगर हम इसको
बाकियों से भी आपने फिर डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हाइपोक्सिया और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और लिवर पाल्पेबल किस चीज़ में होता है? CCF कल ही तो पढ़ा, CCF CCF में। ठीक है, तो आपने डिफरेंशिएट कर लेना। और उसमें CCF से पहले रेस्पिरेटरी इलनेस होगी, मायोकार्डाइटिस का सिम्टम होंगे, तो वो समथिंग इसी तरह का लग रहा होगा आपको। तो बस अब क्या कर सकते हैं। ये क्या है? रिस्पिरेटरी रेट एज के लिहाज से कितना नॉर्मल होता है? 2 मंथ्स का जो बिलो 2 मंथ्स का बच्चा होगा उसमें 60 से कम होना चाहिए। 60 से अबव जो है वो टेकिपनिया कहेंगे हम उसको। ठीक है, 2 मंथ से 1 ईयर 50 से अबव कहेंगे टेकिपनिया, एंड 1 ईयर टू 5 ईयर्स 40 से अबव उसको टेकिपनिया कहेंगे। क्योंकि ये पीड्स पढ़ रहे हैं ना हम, तो इसमें फिर एज से आपने जो है वो करना है कि टेकिपनिक है पेशेंट या नहीं है। सही है। नमूनिया बाकी आपको उसकी डेफिनेशन की तो ज़रूरत नहीं है। इंटरस्टिशियम ऑफ पेरेन्काइमा का जो है वो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है। कैप्स, ठीक है, न्यू बॉर्न्स के अंदर क्लेप्सियला, इकोलाई, सिडोमोनास, सिडोमोनास है, हाँ सिडोमोनास ही, स्टेप ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफ ऑरियस। ठीक है, ये जो है आपके कल्प्रिट्स हैं न्यू बॉर्न्स के अंदर। अब इसका ये भी आता है कि ब्रोंको नमूनिया कौन सा करवाते हैं और लोबार नमूनिया वो हम बाद में थोड़ा सा देखते हैं। इन्फेंट और यंग चाइल्ड में, ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा बच्चे जो हैं उसमें क्लेप्सियाला वहीं पर है, ई कोलाई वहीं पर है, नीमोकॉकस आ गया। अब मोस्ट कॉमन जो है वो इधर से अबव सारे ऊपर तक जो है वो नीमोकॉकस ही रहेगा। ठीक है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, एम से क्या है, माइकोप्लाज्मा नहीं, माइको माइकोप्लाज्मा ही है। माइकोप्लाज्मा ही है, हाँ ठीक है। और उससे ये वाले सारे जो है वो ओल्डर चिल्ड्रन में भी हो गए, प्लस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा आपने याद रखना है निमोकॉकस का तो लाजमी याद रखना है, लोबार नमूनिया करवाता है। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी लोबार नमूनिया करवाता है। अच्छा, इसमें कोई गलती हो तो मुझे जवाब बता देना, बुक मेरे पास नहीं है अभी। तो निमोकॉकस जो है वो एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो लोबार नमूनिया करवाएगा। ठीक है, स्टैफ जो है वो ब्रोंको नमूनिया करवाएगा। और हम्म, और रिकरेंट नमूनिया का पता होना चाहिए आपको कि कब हम उसको रिकरेंट कहेंगे, बार बार मतलब हो रहा होगा वो, तो कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा 1 साल में। ठीक है, उसको हुआ है अगर, या फिर पूरी उसकी लाइफ टाइम में 3 दफ़ा हुआ है। लेकिन रिकरेंस के लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा जो पहली एपिसोड है वो ख़त्म भी हुई हो, मतलब रेडियो जो आपका एक्सरे फाइंडिंग्स हैं वो क्लियर हो गई हैं, उसके बाद दोबारा से हुआ वो, ये रिकरेंस के लिए ज़रूरी है ना। तो उसकी क्या कॉजेज़ हो सकती हैं रिकरेंस की? वो आपको पता ही है, बच्चे की इम्यूनिटी ठीक, होस्ट की जो इम्यूनिटी होती है एक वो होती है, एक जो है वो उसकी अनेटमिकल कोई प्रॉब्लम है, उसको ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला है, ब्रोंकिएक्टेसिस है किसी वजह से। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिलियरी मसले हैं, कार्टिजिनस सिंड्रोम, सिलियरी डिस्काइनेसियाज वगैरह हैं। और स्किड जो होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसमें एक तरह की इम्यूनोडेफिशिएंसी का सिंड्रोम है ये, एंजाइम इसमें एक अच्छा। और तो ये कॉजेज़ रहेंगी, बनेंगी रिकरेंट नमूनिया की, ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। खैर, नमूने क्लिनिकल फीचर्स आपने बहुत दफ़ा पढ़े हुए हैं, वही सेम है। प्लस हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, विद चिल्स, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होगा। रेस्पिरेटरी रेट आपने इससे जो है वो करना है कि किस एज में बढ़ा हुआ हम कब कहेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि बड़ों में तो 20 से अब हम बढ़ा हुआ कह देते हैं, तो बच्चों में इस तरह सीन नहीं है। ड्राई कफ होगी विच टर्न्स इनटू प्रोडक्टिव और ब्लड टिंच्ड। ठीक है, कलर हो सकते हैं इसके, ग्रीन भी हो सकता है, रस्टी कलर स्पुटम भी हो सकता है, और पता नहीं येलो भी होता है शायद। तो डिस्निया होगा, रिसेशन, सब कॉस्टल रिसेशन, इंटरकॉस्टल रिसेशन, फ्लेयरिंग ऑफ साइनोसिस। ठीक है, ये ऐसे ही है। डायरिया, पारेंटल डायरिया हमने पढ़ा था कि नमूनिया में जो है वो पारेंटल डायरिया हो जाता है, तो वो यही है नमूनिया। वॉमिटिंग, मेनिंजिसमस, कन्वल्जन्स, ये बच्चों में
रेड डेंजर साइंस टाइप होते हैं कि अगर ये हो रहे हैं तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो है वो सीवियर है। वो हम IMNCA क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा सीवियर निमोनिया क्या होता है क्या नहीं होता। एग्जामिनेशन पे क्या फाइंडिंग्स होंगी? रेस्पिरेशन ब्रोंकियल होगी। नॉर्मल रेस्पिरेशन कौन सी होती है? Kozik. वेसिकुलर ब्रीदिंग, ठीक है। इसमें जो है वो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन होगी, और जैसे ब्रोंकाई में आवाज़ आ रही होती है वैसी आ रही होगी, ठीक है। डिक्रीज मूवमेंट्स होंगी। डल ऑन परकशन होगा क्योंकि अंदर कंसोलिडेशन क्या कहेंगे उसको, फ्लूइड्स वगैरह हुए हुए हैं, ठीक है, इकट्ठे। इंक्रीज वोकल फ्रेमिटस एंड वोकल रेजोनेंस, और प्लूरल रब प्रेजेंट हो सकता है अगर प्लूराइटिस है साथ, जो कि हो जाता है डेवलप निमोनिया में। और कॉम्प्लिकेशन भी इसकी आपको पता ही है कि पैरानिमोनिक इफ्यूजन वगैरह, ये सारी टिमेटोसील वगैरह निमोनिया की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, मैनेजमेंट बेसिकली, एक बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ है तो सबसे पहले तो आपने इसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ठीक करना है, तो एयरवे मैनेजमेंट इसमें भी आपकी कॉमन रहेगी, ठीक है। बेड रेस्ट देंगे, डाइट उसकी अच्छी करेंगे, फ्लूइड्स देंगे, ऑक्सीजन देंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, और फीवर अगर है तो एंटीपायरेटिक्स देंगे। तो ये तो मतलब नॉर्मल वो जो है आपकी, और स्पेसिफिक आपने देनी है एंटीबायोटिक्स 7 to 10 डेज के लिए ऑलमोस्ट। एंटीबायोटिक्स पे डिपेंड करेंगी। पहले आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एम्पेरिकल थेरेपी स्टार्ट करवाओगे उसको, ठीक है। फिर कल्चर इंसेंसिटिविटी के लिए जो भेजा होगा आपने, अगर उसके रिजल्ट आते हैं उसके बेसिस पे आप चेंज कर सकते हो उसको, एंटीबायोटिक्स को। और अगर काम कर रही है कोई, मतलब सिम्टम्स उसके ठीक हो रहे हैं, फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं इन्वेस्टिगेशन रहेगी। इन्वेस्टिगेशन कहीं क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होंगे CBC में। एक्सरे पे कंसोलिडेशन होती है, प्लूरल इफ्यूजन, पैरानिमोनिक इफ्यूजन डेवलप हो सकती है एज अ कॉम्प्लिकेशन। कंसोलिडेशन का क्या मतलब, वाइट वाइट हुआ हुआ होगा लंग्स, ठीक है, जहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। अगर लोबार है तो एक लोब, और कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल में पैचेस होंगे इस तरह। और ब्रोंकोनिमोनिया में पूरा लंग्स होगा, ठीक है, इन्वॉल्व। तो इस तरह होगा आपका स्प्यूटम कल्चर इंसेंसिटिविटी करा ली, इसकी बेसिस पे आपका डिसीजन हो सकता है एंटीबायोटिक चेंज करने का। ASO टाइटर किसके लिए करवाते हैं? रूमेटिक फीवर के लिए, एक्यूट नहीं, रूमेटिक फीवर के ऑर्गेनिज्म, लिए। ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? स्टैफ। स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा, पायोजीन्स, नहीं, बीटा हेमोलिटिक। बीटा हेमोलिटिक, निमोनिया, स्टेफ्टोकोकल निमोनिया के लिए। ठीक है। PPD ये वही है, TB वाला, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। या कॉम्प्लिकेशन, यार ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ओके, कॉम्प्लिकेशन एम्पायमा, पुलर रिफ्यूजन रहेगी काफ़ी टाइम तक, तो उसके अंदर जो है वो ये डेवलप हो सकता है। और लंग एब्सेसिस हो सकती हैं। नीमोथोरेक्स, ठीक है, इसमें कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स होगी, टेंशन नीमोथोरेक्स होगी? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस की टाइप होती है ना, सेकेंडरी, हाँ। निमेटोसील, निमेटोसील में जो है वो अभी डल था ना परकशन पे, ठीक है। अगर जो है वो हाइपरल्यूसेंसी आपको शो हो रही हो, और जो है वो एरिया जो है वो हाइपर रेजोनेंट हो जाए, तो उसको निमेटोसील कहते हैं। एयर फील्ड जो है ये एक कैविटी बन जाती है विद इन द लंग्स, ठीक है, प्लूरा के अंदर नहीं, विद इन द लंग्स है ये। तो अगर प्लूरा में होगी तो पूरे लंग्स को जो है वो हाइपर रेजोनेट कर देगी ना, जबकि अगर इसमें होगी तो सिर्फ एक कोई जगह हुई हुई होगी। MCQ आ सकता है आपका। अच्छा, प्लूरल इफ्यूजन ये पता है, पैरानिमोनिक इफ्यूजन, डिलेड रेजोल्यूशन, ये कोई खास ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मतलब ठीक ना हो रहा आपका। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, मेटास्टैटिक सेप्टिक लीजन, इनका मतलब है कि ब्लड में बैक्टीरियमिया हो जाएगा, और फिर ब्लड के थ्रू वो कहीं पे भी जा सकता है। आर्थराइटिस, जॉइंट्स में जाएगा तो
ठीक है, ब्रेन में जा सकता है, मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस एब्सेसिस डिफरेंट जगह पे जो है वो ये कॉज करवा सकता है। ना इसके एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं, वो वैसे आपको रटनी पड़ेंगी अगर आपने पहले सही तरह। आई मीन सी क्लासिफिकेशन में आपने क्या करना है, बच्चे से पूछना है कि वो मतलब मदर से उससे पूछना है कि खाना पीना ठीक है उसका, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, पानी ठीक है, डज द चाइल्ड वॉमिट एवरीथिंग, वॉमिटिंग कितनी है उसको, हैज़ द चाइल्ड हैज़ कन्वल्जन्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कन्वल्जन्स हर चीज़ को वॉमिट कर देना एंड कुछ भी खाना पीना बंद हो जाना उसका, ये अच्छे साइन नहीं है, डेंजर साइंस है। अच्छा, और बाकी एग्जामिनेशन पे आपने क्या देखना है, वही बिहेवियर लिथार्जिक है, अनकॉन्शियस है या नॉर्मल उसका आउटलुक है, और चाइल्ड में कन्वल्जन्स तो नहीं हो रही इस टाइम एट द टाइम, ठीक है। पिछली भी आपने पूछ लिया और अब हो रही हैं तो वो भी आपने देख लिया। इनमें से कोई भी साइन प्रेजेंट है, वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा, वो ड्रिंक नहीं कर रहा, वो कन्वर्जन हो रही हैं, हर चीज़ वॉमिट कर रहा है, तो सिवियर नमूनिया है, वेरी सिवियर नमूनिया है, वेरी सिवियर, ठीक है। क्या करना है आपने, एडमिट करेंगे, कन्वर्जन्स को ट्रीट करेंगे, अम, बच्चों में सोडियम सोडियम वेलप्रोएट देते मुझे याद नहीं है, डायज़ीपाम देते हैं बच्चों में डायरेक्ट कन्वर्जन्स के लिए, क्या नहीं देते, डायरेक्ट फॉर्म लेकिन देंगे। डायज़ीपाम देते हैं, बुक में लिखा हुआ है IMNC IMN ठीक है, गिव डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्सन दे में। देना है आपने। उसके बाद असेसमेंट करनी है यही चीज़ों की, एंटीबायोटिक देनी है उसको, लो ब्लड शुगर प्रिवेंट करना है, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में नहीं हो तो उसको रेफर करना है हॉस्पिटल में, ठीक है। ऑक्सफोर्ड मेन सिस्टम चाइल्ड ऑफ कफ। अदर सिम्टम्स आपने क्या देखने हैं, वही जो ब्रीदिंग रेट्स आपको बताए थे वो देखने हैं आपने कि टेकिफनी है चाइल्ड की नहीं, चेस्ट इन ड्राइंग है कि नहीं, स्ट्राइडर और वीज है कि नहीं। ये डेंजर साइंस नहीं है, बस नमूनिया के साइंस हैं ये, आपने बस उसके रेस्पिरेटरी एयरवे देख रहे हो। अगर ये है कोई एक आधा स्ट्राइडर है कॉम चाइल्ड में, ठीक है, चेस्ट इन ड्राइंग है, डेंजर साइन है कोई, तो आप एंटीबायोटिक दो उसको। ये सीवियर नमूनिया है या वेरी सीवियर है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर तो डेंजर साइन को भी प्रेजेंट है तो वेरी सीवियर, डेंजर साइन के बगैर ये स्ट्राइडर वीजिंग चेस्ट इन ड्राइंग प्रेजेंट है तो सीवियर नमूनिया। एंटीबायोटिक देना है आपने, वीजिंग को ट्रीट करना है, लो ब्लड शुगर को ट्रीट करना है और अर्जेंट रेफरल है। नमूनिया सिंपल जस्ट टेकिपनी है उसको, ठीक है। एंटीबायोटिक देनी है, वीजिंग को ठीक करना है, थ्रोट को रिलीफ, कफ का कोई सिरप देना है आपने उसको, और डेंजर साइंस बताने हैं मदर को कि अगर ये हर चीज़ वॉमिट कर रहा हो, कुछ खा पी ना रहा हो, या कन्वल्जन्स हो रही हो इसको, या इसका ये ठीक ना हो रहा हो मेडिसिन देने से भी, तो आप वापस ले आओ इसको, अदरवाइज 2 दिन बाद वापस लाओ। ना कफ है, ना कोल्ड है, ना फीवर है, सिर्फ जो है वो वीजिंग है या बस ऐसे ही कुछ और है, तो आपने क्या करना है उसको 30 टाइम पूछना है उसे, 30 डेज से ज़्यादा अगर कफ है तो आपने उसको रेफ़र करना है, ठीक है। अगर वैसे ही थोड़ा बहुत कुछ है तो उसको बस कफ का सिरप दे दिया आपने, जो डॉक्टर करते होते हैं, कफ का सिरप दे दिया, टेम्परेचर है तो उसको वो थोड़ा बहुत कर दिया, ठीक है। बाकी खाने पीने की उसको एहतियात बता के वापस भेज देना उसको। वीजिंग के लिए दोबारा उसको बुलाना है 2 दिन बाद। अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर फॉलोअप उसका चलेगा, अदरवाइज कोई खैर है। अम, तो ख़त्म हो गया। IMNCI classification. सीलियक फ्रू सीलियक डिजीज, ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी, सारे एक ही चीज़ है। व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, टी सेल अटैक अगेंस्ट ग्लाइडिन प्रेजेंट इन ग्लूटेन, ठीक है। ग्लूटेन किस किस चीज़ में होता है, अब जिन्होंने पहले उस दिन पढ़ा था वो बताओ। Wheat, barley,
wheat, rye, barley. वीट, राई, ठीक है। राइस में होता है? राइस में नहीं होता। No. ठीक है। तो एंटीबॉडीज कौन कौन सी बनती हैं? एंटी ग्लाइडिन, एंटी रेटिकुलिन, एंटी एंडोमीजियल, एंटी ट्रांस ग्लूटामिनेज। इनमें से दो आपने याद रखनी है लाजमी, एंटी एंडोमीजियल एंड एंटी ट्रांस ग्लूटामिनेज, विच आर मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। और आईजीए लेवल्स इंक्रीज हुए होते हैं। अगर आईजीए लेवल किसी और डिजीज़ की वजह से डिक्रीज है पेशेंट में, तो ये वाले जो टेस्ट हैं आपके, इनके रिजल्ट्स फॉल्स नेगेटिव आएंगे। Negative. क्लिनिकल फीचर्स, जब वीनिंग स्टार्ट करते हैं, किस एज में वीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए? 6 months। 6 months. तो जब आपकी स्टार्ट होगी वीनिंग, तो उस टाइम पे वीट ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट्स उसकी देंगे, सेरिलैक वगैरह वीट वाला या कुछ भी। तो उसमें क्या होगा? क्रोनिक डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये सिम्टम उस वक्त से चल रहे होंगे। अगर वो कभी बाद में भी आपके पास आता है तो बताएगा कि 6 महीने से मसला है या 5 महीने से। वीनिंग लेट स्टार्ट करवाइए, अगर ये उसने बताया हुआ है कि वीनिंग बच्चे की लेट स्टार्ट हुई है और जब स्टार्ट हुई थी तब शुरू हो गया, इस तरह का एक क्वेश्चन मेरी नज़र से गुजरा है, तो उसमें भी आपका यही बनेगा। एनोरेक्सिया, वेट लॉस, फेलियर टू थ्राइव, इसमें बेसिकली एक मेल एब्जॉर्प्शन लाइक पिक्चर है ना, तो ये तो एब्जॉर्ब हो नहीं रही, मतलब इसके अगेंस्ट तो मसला है वीट, राय, बार्ले। और बाकी चीज़ें जो आपकी आ रही हैं वो भी एब्जॉर्ब सही तरह नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो गट म्यूकोजा है वो इन्फ्लेम्ड है, उसमें टी लिम्फोसाइट बैठे हुए हैं, उसकी सारा क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया हुआ है, ट्रॉफी हुई है वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। इसमें और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, एप्थस स्टोमाटाइटिस हो सकता है, एप्थेसिस वगैरह। ठीक है, तो ये आपने साइंस जो है उनको ज़रा गौर करना है इन पे। बाकी मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से आयरन नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, एनीमिया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रेमिक एनीमिया हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी है, बच्चों में रिकेट्स हो सकता है। क्या साइंस हैं रिकेट्स के? Whitening of the wrist joint. Rickety ठीक है, एक्सरे पे closure. वाइडनिंग ऑफ द रिस्ट जॉइंट, और बेस्ट एक्सरे भी आई थिंक यही है इसका, है ना? Wrist का है. रिस्ट का एक्सरे जो है वो बेस्ट इसमें आपको बताएगा। इसके अलावा इनके जो फॉन्टेनल हैं वो जल्दी क्लोज होंगे, लेट क्लोज होंगे रिकेट्स वालों के? लेट। लेट क्लोज होंगे, ठीक है। बोइंग ऑफ लेग्स है, स्केयर हेड है शायद और तो ये वाली चीज़ें जो है आपने देख लेनी है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है B12 की वजह से, डर्माटाइटिस हेपेटिफॉर्मस ज़रूरी नहीं है इसके साथ हो, लेकिन हो सकता है। और हर डर्माटाइटिस हेपेटिफॉर्मस वाले को ज़रूरी भी नहीं है कि सीलिया को, ठीक है। दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं और दोनों साथ भी हो सकती हैं। एरिथमा नोडियोजम ये पढ़ा हुआ है आपने, क्या होता है? सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बन जाते हैं कहाँ पे? एक्सटेंसिव सर्फेसेस पर। एक्सटेंसर सर्फेसिस पे, शिन वगैरह। और एलोपेशिया एरियाटा, ये हेयर लॉस है, लेकिन एक तो होता है ना एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, उसमें एक साइड से शुरू होता है, मतलब आगे से शुरू होता है, ऐसा ऐसा जो है वो बैक पे जो हो जाता है। एलोपेशिया एरियाटा में एक पूरे एरिया के हेयर गायब हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। ओहो। एंड साइलेंट, साइलेंट सीलिक डिजीज़ क्या होगी? साइलेंट सीलिक डिजीज़ है, मतलब है उसको लेकिन सिम्टम कोई नहीं है, ठीक है। मतलब बायोप्सी पे फाइंडिंग्स हैं, सिम्टम्स कोई नहीं है। यूजुअली जब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, जो जो पेशेंट आपके पास आया, उसका कोई भाई, उसका बाप, ठीक है, बेटा, तो ये जो है इनके आप जब कराओगे तो इसकी हो सकती है, उनमें ये हो सकता है बायोप्सी पे फाइंडिंग्स हो लेकिन सिम्टम्स कोई ना हो। लेटेंट बायोप्सी पे कोई फाइंडिंग्स नहीं है, सिम्टम्स हैं। ये उल्टा नहीं हो गया? नॉर्मल हिस्टोलॉजी, सिम्टम्स समटाइम्स, ठीक है। पोटेंशियल में आपके पास एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं, हिस्टोलॉजी नॉर्मल होती है, मतलब एंटीबॉडीज़ हैं, इसका मतलब है इसको सम टाइम कभी ना कभी शायद डेवलप हो जाए, पोटेंशियल है इसमें। इन्वेस्टिगेशन ऐसी है, HLA करा लो आप, एंटी, ये बता दिया आपको, 95% सेंसिटिव स्पेसिफिक है। अगर पॉजिटिव है तो प्रोसीड टू बायोप्सी। बाकी
एडल्ट्स में शायद डिफरेंस है थोड़ा सा। आपने ये पॉजिटिव हो तो आप जो है आई थिंक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो, ये आपको डेविडसन से देखना पड़ेगा। एंटीग्लाइडिन एंटीबॉडी हैज़ नो रोल, ऐसे ही है वो। मैनेजमेंट, ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है आपने लाइफ लॉन्ग, मतलब राइस देंगे उसको बस, बाकी सारी चीज़ों में ऑलमोस्ट है। ठीक है, वीट प्रोडक्ट्स सारी, फ्लोर जो है वो नहीं दे सकते आप। ग्लूटेन फ्री का क्या मतलब है? 20 पार्ट्स पर मिलियन से कम उसके अंदर ग्लूटेन होना चाहिए, पर डे 50 मिलीग्राम से कम ग्लूटेन जाना चाहिए उसके अंदर। ग्लूटेन थ्रेशोल्ड है, ये आपको वैल्यूज़ याद करनी है। रिस्ट्रिक्ट लैक्टोज एंड आयरन सप्लीमेंट्स एज ये तो आपको पता ही है, म्यूकोजा के अंदर हमने लैक्टोज कहाँ पढ़ा होता है, लैक्टेज कहाँ पढ़ा होता है? ब्रश बॉर्डर्स। ब्रश बॉर्डर्स पे। ठीक है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो वहाँ जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं ब्लंटिंग होती हो तो आप गई जब है। क्या हो गया? ब्लंटिंग हुई है उनकी ब्रश बॉर्डर की। यस, ब्लंटिंग हुई भी है, तो उसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी इसको। ठीक है, जब तक हीलिंग नहीं होती। इसी तरह आयरन भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, आयरन सप्लीमेंट वगैरह ये वाली चीज़ें आपने फ़ौरन ही दबा के उसको देना नहीं शुरू कर देनी। लो फैट डाइट, लो लैक्टोज वाली थोड़ा सप्लीमेंट जो है वो कम, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टार्ट करवाना है। बाकी सीलियक क्राइसिस अगर हो, सीलियक क्राइसिस बेसिकली क्या होता है, किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, एडिमा हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोकलीमिया हो जाता है, जिसकी वजह हाइपोकलीमिया हो जाता है, हाइपोकलीमिया की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है। तो इसमें आपने जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने, अदरवाइज कोई खास रोल नहीं है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में। विल्सन डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ATP7B जीन एंड ATP7B ट्रांसपोर्टर ये ख़राब है। मोर कॉमन इन गर्ल्स, कोई एक आधी चीज़ ये है। 3 इयर्स ओल्ड जो है वो लिवर डिजीज़ में प्रेजेंट, अच्छा 3 इयर्स पे जो है वो लिवर डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करेंगे, और मोर देन 8 इयर्स अगर होगी एज तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के साथ। ठीक है, लिवर डिजीज़ क्यों होती है? मतलब लिवर में तो अकोमोलेशन होती है ना, कॉपर है, जबकि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ बेसल गैंग्लिया की वजह से हो रही होती है। ठीक है, इसमें आपका बिहेवियर चेंज होगा, पोस्चर चेंज होगा, मूवमेंट चेंज होगी, स्कूल परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी बच्चे की, हैंड राइटिंग चेंज होना शुरू हो जाएगी, ख़राब होना शुरू हो जाएगी रादर, और उसका फोकस ख़राब हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स 5 ईयर से कम में जो है वो यूजली लिवर फेलियर के साथ, और 10 ईयर्स पे यूजली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ जो आपको अभी बताइए इनके साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। KF रिंग स्पेसिफिक नहीं है, मतलब स्पेसिफिक है, क्या कहेंगे उसको, इन विल्सन डिजीज़ में हो सकती है, लेकिन KF रिंग अगर एब्सेंट भी हो तो आप रूल आउट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, कॉम्स नेगेटिव हीमोलिटिक एनीमिया कॉपर की वजह से किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किसी भी ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसमें। तो इन्वेस्टिगेशंस आपने करवानी है, एग्जामिनेशन होगा अंडर स्लिट लैंप, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करेगा, उसमें आपको कैफरिंग नजर आएंगी डेस्मेंट मेम्ब्रेन में, या कॉबुलेशन हुई भी होगी। सेरुलोप्लाज्मिन विल बी लो, आई थिंक 20 मिलीग्राम पर से कम होती पर है, ये देख डेसीलीटर लेना। ठीक यही लिखा हुआ ठीक है, और यूरिनरी जो है वो 1000 से ज़्यादा पर डे। लिवर बायोप्सी मोस्ट स्पेसिफिक, मोस्ट सेंसिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। कोम्स पॉजिटिव, कोम्स नेगेटिव हेमोलिटिक एनीमिया होगा क्योंकि ऑटो इम्यून नहीं है। सिंपल सी है, डाइटरी मॉडिफिकेशन देनी है आपने, चॉकलेट्स वगैरह, ओट, ड्राई जो ये फ्रूट्स होते हैं ये निकाल देने हैं। चिलेशन कर देनी, डेफ्रॉक्सामीन से कर सकते हैं, सॉरी पेंसिलामीन से कर सकते हैं, और ट्राइएंटिन से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन पेंसिलामीन है 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ये आपने याद करना है। जिंक दे दो, एब्जॉर्प्शन कम कर देगा जिंक एसिडेट। विटामिन B6 पेंसिलामीन के साथ देना होता है क्योंकि ये करवाता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, सॉरी ये। लिवर ट्रांसप्लांट कर दो, स्क्रीनिंग ऑफ सिबलिंग करनी है आपने प्रिवेंशन के लिए। इसमें बेसिकली जो सिनेरियो आता है उसमें एक भाई को पहले से मसला होता है लिवर का, दूसरे भाई को लिवर का मसला स्टार्ट हो रहा होता है, या कोई चाचे मामे ताए को होता है,
और हो रहा क्या होता है, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस ख़राब हो रही होती है, उसका लिवर ख़राब हो रहा हो सकता है, और कैफरिंग यूजली इतना नहीं दिया हुआ होता। बाकी आपने ये चीज़ें मेमोराइज करनी है। ये हम रिवीजन कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, रेस्पिरेशन वाला था सिर्फ, ठीक है। हेपेटोमेगाली की कॉजेस, यस जल्दी से बता दो। Hepatitis, Wilson ओके, disease, ठीक है। malignancy, HCC, हम्म, तो वो ये ना एंड पे लिखनी होती है आपने, HCC, लिम्फोमा और ल्यूकीमिया, या मेट्स आ गए हैं कोई कॉलन वगैरह के, या बाकी ब्रेस्ट के भी लंग्स। तो पहले जो है वो बिनाइन हमें भी ITP में होता है। स्प्लीनोमेगाली, ये हेपेटोमेगाली होती है ITP में। नहीं, नहीं होती। थिंक नहीं होती, अच्छा। नहीं होती, एप्लास्टिक में भी नहीं स्प्लीनो का होती। इशू है। चलो देख के तो, माइलोफाइब्रोसिस, माइलोफाइब्रोसिस में हो सकती कॉर्निया, है। हाँ हो सकती है। वो उसके अंदर मैसिव स्प्लीनो, ये हम लोग स्प्लीनो की बात कर रहे हैं। माइलोफाइब्रोसिस के अंदर हेपेटोमेगाली और सच नहीं होती, क्योंकि वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम माइलोफाइब्रोसिस में स्प्लीन वाला एक्टिवेट हुआ होता है ना ज्यादातर। तो हेपेटोमेगाली की तो बहुत सारी यार हमने पढ़ी थी, इसमें हेपेटाइटिस था, विल्सन था, ये आपने बता दिया है, काफ़ी सारी बिनाइन चीज़ें भी थी मलेरिया, इसमें। टाइफाइड था, मलेरिया था, मलेरिया, टाइफाइड, यस। तो ये चीज़ें लीशमैन आपने याद रखनी है। मीजल्स। वो बैक चलो, साइड वाली बात है ना सारी। मलेरिया में हाँ ऑलमोस्ट वही है। स्प्लिनोमेगाली नहीं होती। दोनों स्प्लीनोमेगाली भी होती होती हैं, है। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होती है। तो क्या आपको कॉजेज ऐसे याद करनी है, पीच, इसमें लिखे। वैसे पीच के अंदर भी वही बैक साइड वाली बातें लिखनी है ना हेपेटोस्प्लीनोमेगाली की। जो कोई भी ऐसी आता है चीज थोड़ी लिख सही सी तो सकते नहीं? हैं ना। एडिशनल चीज़ें हैं आई थिंक, हम्म। मैं खोल के बता ही देता हूँ, रह जाएगा ये। कंजेनिटल इन्फेक्शंस थी ना, टॉर्चेस, वो रह गए। हाँ वो पीच के अंदर तो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ यूनिट्स में जो है वो टॉर्च था। इन्फेंसी में हेपेटाइटिस है, कार्डियक फेलियर नहीं किसी ने बताया, उस पढ़ पढ़ के हम रह गए। ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस है, बाकी मेटाबॉलिक थे सारे, म्यूकोपोलीसैकेराइडोसिस, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, विल्सन डिजीज, राई सिंड्रोम किस चीज़ से होता एस्प्रिन से। एसिटामिनोफेन से। है? एस्प्रिन से होता सॉरी, है। हाँ एस्पिरिन से, एसिटामिनोफेन एस्पिरिन से। देनी होती है फिर इसमें। हाँ एस्पिरिन से। कोई वायरल इन्फेक्शन के लिए अगर आप दो ना, हर्पिस के लिए शायद लिखा हुआ था, तो उसके साथ हो जाती है। तो ठीक है, थैला थैलेसीमिया में हो सकता है, लिम्फोमा ल्यूकीमिया में हो सकती है, तो यह आपने हीमोक्रोमेटोसिस में हो सकती है, तो ये याद करनी है आपने। ठीक है, बाकी डायरिया है, एक्यूट डायरिया 3 और मोर लूज स्टूल, सॉफ्ट स्टूल, लिक्विड वाटरी स्टूल पर डे जो है वो एक्यूट डायरिया हो जाएगा। मोर देन 14 डेज हो रहा है तो उसको क्रोनिक कहेंगे, IMNC-IMS को। परसिस्टेंट डायरिया लिखा हुआ है तो वो भी याद करना है आपने। क्लासिफिकेशन अब आप लोग बताओ, IMNC क्लासिफिकेशन इसकी थोड़ी क्या होता है, क्या क्या पूछना होता है, क्या क्या देखना होता है। किसमें? IMNCI डायरिया की क्लासिफिकेशन। sunken eyes है कि नहीं? तीन देखनी है। पहले तो उसका देखना है कि वो एक्टिव है या फिर लेथार्जिक है। अच्छा ठीक है, पहले इसको देख पूछना है ड्यूरेशन, फिर उससे पूछना है कि इसमें ब्लड आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो फिर आपको पता लगेगा एक्यूट डायरिया है, क्रोनिक है, या डाइसेंट्री है। चलो अब अगला, एक्यूट आपके पास सिवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है। सिवियर सम नो।
या नो डिहाइड्रेशन, ठीक है। सीवियर में क्या होता है? अनकॉन्शियस और स्किन गोज स्लोली, जो कि मोर देन 2 सेकंड था। स्किन वेरी गो बैक, स्लोली है। हाँ वही, मोर देन 2 सेकंड मतलब वेरी स्लोली। ठीक है, पानी पिएगा कि नहीं? संकन नहीं पी सकेगा, और संकन आई। अनेबल टू ड्रिंक, अनकॉन्शियस, लेथार्जिक और स्किन गोज बैक वेरी स्लोली। 3 बातें मेन। ठीक है, सम में बच्चा जो है वो इरिटेबल होगा, ठीक है। स्लोली स्किन जा और रही होगी 2 सेंटीग्रेड से कम में, संकन आई सेम है, और ईगर टू ड्रिंक होगा। ईगर टू ड्रिंक है। ठीक है, नो में आप किसी भी क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो कॉजेज क्या है एक्यूट डायरिया की? बैक्टीरियल हो सकता है, इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, यस। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, बल्कि पैरासिटिक पहले, फंगल। ठीक है, बैक्टीरिया आपके कौन कौन से हैं? इकोलाई है, साल्मोनेला है, शिगेला है, कैम्फाइलोबैक्टर है, यर्सीनिया है। ठीक है, वायरल आपके पास रोटा वायरस मेन है, बच्चों में बहुत कॉमन। पैरासिटिक में अमीबिया है, जर्डिया है, क्रिप्टोस्पोडियम है। फंगल में आपके पास कैंडिडा है। नॉन इन्फेक्शियस आपके पास ओवर ईटिंग से हो सकता है, पारेंटल हो सकता है। पारेंटल किस किस कॉज से हो सकता है? यूटीआई से हो सकता है, नमोनिया से हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया से हो सकता है, ओवर ईटिंग से हो गया। ठीक है, उसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस की और क्या कॉज है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद ट्रीटमेंट देख लेते हैं जल्दी से। इसका जो है वो 5 मिनट्स है। नो डिहाइड्रेशन, सम एंड सिवियर डिहाइड्रेशन के साथ है ना एक्यूट डायरिया। तो अच्छा ये बताओ पहले तो, वेट लॉस की बेसिस पे हमने जो है वो माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैसे किया हुआ है लेस देन डिहाइड्रेशन को? 5%, 5 to 10% एंड अबव 10%। ठीक है, और आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कैसे पता लगेगा? सोडियम देखेंगे हम, ठीक है। 150 मिलीमोल्स तक है तो, और 130 टू 150, 130 से नीचे और 150 से ऊपर, ठीक है, मिलीमोल्स पर लीटर। आपने सोडियम का जो है आप उसके साथ याद कर लो, तो वो होगा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। अच्छा, इसमें आपने प्लान 9 में क्या है? प्लान ए, कौन? ठीक है, रीएश्योरेंस करनी है आपने इसमें, ठीक है। एजुकेशन करनी है, और फ्लूइड्स नॉर्मल जो घर के फ्लूइड्स होते हैं वो देने हैं। बी में रीअश्योर करना है आपने, एजुकेट करना है, ओआरएस बनाना सिखाना है और सारा कुछ बताना है। 5 डेज़ के बाद फॉलो अप कराना है, डेंजर साइंस बतानी है। फ्लूइड्स की जगह आपने ओआरएस देना। इधर फ्लूइड्स क्या क्या दे सकते हो आप? राइस वाटर, धनिया पुदीने वाला पानी, जूसेस दे सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग है तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है। सीवियर में रीअश्योर नहीं करना, एडमिट करना है, ठीक है। एजुकेट तो हो गई दोनों में। ओआरएस की जगह आपने आईवी फ्लूइड्स लगाने हैं, ठीक है। 250 आपने पहली दफ़ा में देना है, और उसके बाद 100 को मेंटेन करना है पर मिलीलीटर पर केजी पर डे, और पता नहीं मीटर स्क्वायर भी है शायद उसमें, तो वो ऐसे आपने कर लेना है। और क्या याद करने वाली बात है इसमें? क्रोनिक है। क्रोनिक आपके पास ऑस्मोटिक और सिक्रेटरी हो सकता है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं? ऑस्मोटिक होता है कोई ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस आपके पास, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सेलुलोज, कुछ भी जो है वो, या फूड है वो, या एंटीबायोटिक्स हैं वो आपके पास इधर पड़ी हुई हैं इन द ल्यूमिन, तो वाटर उसको फॉलो करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे इसमें, ठीक है। स्क्रीनिंग सेक्रेटरी में क्या होगा? परमिएबिलिटी चेंज हुई भी होगी, इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा होगी, जिसकी वजह से वाटर, इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ इधर आ रहा होगा। ऑस्मोटिक आपके पास रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस पॉजिटिव होंगे स्टूल में, पीएच लो होगी मतलब एसिडिक होगी। ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? हाई होगी ना। ऑस्मोलर
सब्सटेंसेस इसके अंदर हैं और आयन गैप 100 से ज़्यादा होगा, 100 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस नहीं है, पीएच ठीक है, ऑस्मोलैरिटी लो है, आयन गैप 100 से कम है, WBC पॉजिटिव है। फास्टिंग पे कौन सा इम्प्रूव करेगा? ऑस्मोटिक इम्प्रूव करेगा क्योंकि वो फ्रुक्टोज वगैरह की वजह से। और सिक्रीटरी जो है वो इम्प्रूव नहीं करेगा। कॉजेस क्या है? ओवर ईटिंग, सॉर्बिटोल वाला हो सकता है, जूसेस में होता है। टॉडलेस डायरिया हो सकता है, कोई कॉज पता नहीं है आपको। ओवर ईटिंग से हो सकता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस से हो सकता है। ठीक है, IBD में होता है। और तो इन सब में हो सकता है ये। उसके बाद आपके पास सिक्रीटरी है, या आपके पास इम्यूनो डिफिशिएंसी में होगा, T सेल इम्यूनो डिफिशिएंसी एंड ई कोलाई होता है एक इम्यूनो एडहेरेंट, उसमें हो सकता है। हिर्सप्रंग डिजीज़ में हो सकता है। ठीक है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बॉल में हो सकता है। इसमें आपने इतना ही याद रखना है। इनमें से जिन डिजीज़ की आपने डिटेल करनी है वो है टॉडलर्स डायरिया। टॉडलर्स डायरिया में आपने सब कुछ जूसेस भी उसके हटवा दिया आपने, उसका मिल्क भी बंद करवा दिया है, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो नॉन स्पेसिफिक होगा उसमें। टॉडलर्स डायरिया है वो। ठीक है, उसके बाद लैक्टोज वाला हो सकता है आपका, उसमें एक्वायर्ड है, अनकंजेनिटल है। अगर एक्वायर्ड है तो आफ्टर गैस्ट्रोएंटराइटिस हिस्ट्री होगी कि दूध पीता है तो डायरिया हो जाता है। दूध आप उसका छुड़वाएंगे, ट्रायल करवाएंगे उसको, तो वो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज आप टेस्ट कर सकते हो, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस पॉजिटिव होंगे, पीएच एसिडिक होगी, हाइड्रोजन ब्रश टेस्ट पॉजिटिव होगा, बायोप्सी जो होगी उसमें लैक्टेज नहीं मिलेगा आपको ब्रश बॉर्डर्स पे। और आपने डिटेल करनी है, और किसकी करनी थी? बाकी सीलेक वगैरह की हो गई है। हाँ, काओ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है, काओ मिल्क प्रोटीन एलर्जी की करनी है आपने। ठीक है, उसमें आप जो है वो हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला है, अमाइनो एसिड फार्मूला है, और इस तरह की चीज़ें आपने देख लेनी है। टाइम अप। किसी को कोई क्वेश्चन है?